बच्चों, आज हम कक्षा 6 इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। हमारा दूसरा पाठ है पाषाण काल, आखेटक, संग्राहक एवं उत्पादक मानव। पाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इससे पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा था कि इतिहास को जानने के क्या क्या स्रोत हैं। उम्मीद है आपने वो पार्ट ठीक से देख लिया होगा। उसकी मैंने 2 वीडियो बनाई थी, आपने वीडियो देख ली होगी और उन प्रश्नों को नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम बात करते हैं पाषाण काल की। पाषाण से मतलब है पत्थर, यानी पत्थर का काल। उस समय पत्थर ही पत्थर मिलते थे। मानव को अपना सारा काम पत्थरों से ही करना होता था। जिस तरह का जीवन हम आज की डेट में जी रहे हैं, हमें कहीं जाना होता है तो हम किसी भी वाहन का प्रयोग कर लेते हैं। कपड़े हमें मिले हुए हैं, मकान हमें मिला हुआ है, मकान बना सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं, लेकिन इस तरह का शुरू में नहीं था। पाषाण काल में केवल पत्थर थे, उन्हीं से उसको शिकार करना होता था और उसी से अपनी रक्षा करनी होती थी। तो पाषाण काल में सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि पृथ्वी पर मानव विकास की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई। तो मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व, अर्थात आज से लेकर 2 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यानी मानव का जीवन वहां पर शुरू होता है अब से 2 करोड़ वर्ष पहले। अब इसी प्रश्न में उत्तर में हमने लिखा है मानव शास्त्री। अब ये मानव शास्त्री किसे कहते हैं? अब आपके दिमाग में यही आएगा। मानव शास्त्रियों के अनुसार मैंने जो बताया कि आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। तो दूसरा प्रश्न हमारे दिमाग में यही आता है कि मानव शास्त्री किसे कहते हैं। अब मानव शास्त्री से मतलब है जो मानव के विकास के बारे में बताए, मानव के विभेद के बारे में बताए, उनको ही मानव शास्त्री कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। अब शुरू में मानव ऐसा नहीं था जैसा आज की डेट में है। आज की डेट में उसके हाथ पैर पूर्ण विकसित है, दिमाग पूरा विकसित है, लेकिन शुरू में मानव 4 पैरों पर चलता था। ये हाथ भी उसके पैर का कार्य करते थे। तो धीरे धीरे उसमें विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। पहले मानव कैसा था, देखिए आप चित्र में आपको दिख रहा होगा। मानव पहले कैसे था, फिर कैसे हो गया, फिर कैसे हो गया, आप चित्र की सहायता से देख सकते हैं। तो विकास की प्रक्रिया के में क्या क्या हुआ, सबसे पहले देखिए तीसरा प्रश्न मैंने यही लिखा है, प्रारंभ में मानव में क्या क्या शारीरिक परिवर्तन हुए। तो सबसे पहला परिवर्तन तो यही हुआ, उसने दोनों पैरों पर खड़ा होकर सीधा चलना शुरू किया। पहले वे 4 पैर पे चलता था, इस तरह से दोनों ये हाथों को भी पैर का यूज करता था। उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे 2 पैर पे चलना शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, कोई वस्तु को वो पकड़ता था तो पकड़ने पर क्या हुआ, उसके अंगूठे का विकास हुआ जिससे कि वस्तु को अच्छी तरह से पकड़ ले। अंगूठे के कारण वस्तु को पकड़ने की क्षमता का उसमें विकास हुआ। इसके साथ साथ मस्तिष्क का आकार और क्षमता में उसके विकास हुआ। वो सोचने लगा किस तरह से जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करनी है, ये सब वो सोचने लगा। उनका हथियार बनाने लगा पत्थरों का, और मनुष्य में लंबाई, चौड़ाई और गहराई को देखने की क्षमता यानी त्रिपार्श्वदर्शी दृष्टि का उसमें विकास हो गया। उसे पता चल गया कि ये लंबाई है, इतनी चौड़ाई है, इतनी किसी चीज की गहराई है, ये सब उसे ज्ञान होने लगा। यानी उसके मस्तिष्क का विकास होना शुरू हो गया। अब देखिए एक प्रश्न हमारे दिमाग में ये भी आता है कि पाषाण काल किसे कहते हैं। मैंने शुरू में ही बताया था पाषाण काल का मतलब है हमारा पत्थर का काल, यानी उस टाइम पत्थर ही पत्थर थे, उन्हीं से सभी काम करना होता है। तो पाषाण अर्थात पत्थर का काल या समय। मानव ने अपनी रक्षा और अपनी भूख मिटाने के लिए सर्वप्रथम पत्थर के औजारों का ही सबसे अधिक उपयोग किया। इसलिए इस युग को पाषाण काल कहते हैं, क्योंकि उसने जंगली जानवर थे, कुछ जानवर उससे कमजोर थे, कुछ जानवर उससे मजबूत थे। जो उससे ज्यादा ताकतवर जानवर थे उनसे अपनी वो रक्षा करता था। रक्षा किससे करता था? पत्थरों से। पत्थरों के औजार उसने बनाने शुरू कर दिए। इस तरह से जब उसे भूख लगती थी, वैसे तो वो कंदमूल फल भी खा लेता था, लेकिन उसे जंगली जानवरों का शिकार करना होता था, तो जंगली जानवरों का शिकार भी वो पत्थर से ही करता था। इसलिए इस युग को पाषाण काल कहा गया। देखिए अगला प्रश्न है, पाषाण काल को कितने भागों में
बांटा गया है। तो पाषाण काल भी आपका 3 भागों में बांटा गया। देखिए पाठ का नाम भी हमारा है आखेटक, संग्राहक और उत्पादक मानक। यानी सबसे पहले उसने आखेटक का काम किया शिकार करने का, फिर उसने संग्राहक का काम किया और फिर उसने उत्पादक का काम किया। तो इसी तरह से पाषाण युग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा पूरा पाषाण काल, दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल और तीसरा है हमारा नव पाषाण काल। इस वीडियो में हम पूरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे। इस पार्ट को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला पार्ट हमारा यही है जिसमें हम पूरा पाषाण काल के बारे में जानेंगे कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य क्या क्या करता था, किस तरह के उसके हथियार थे, किस तरह से उसका विकास हुआ। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, पूरा पाषाण काल में मनुष्य कहां रहता था? तो पूरा पाषाण काल में उसके पास घर नहीं था, कुछ भी नहीं था, कपड़े भी नहीं थे। तो वो ज्यादातर ऐसी जगह रहता था जहां पर उसे पीने के लिए पानी मिल जाए और थोड़ा सा शेल्टर भी मिल जाए। तो वो ज्यादातर खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी होती थी। जब वो नदियों के और झील के पास रहता था, एक तो उसे पानी पीने में दिक्कत नहीं होती थी, उसके बाद नदियों के अंदर वो शिकार कर लेता था और अपनी रक्षा के लिए वो नदियों के अंदर भी घुस जाता था। जैसे कोई जंगली जानवर उसके पीछा करता था तो उसमें नदी में घुसकर अपनी जान बचा लिया करता था। तो वे ज्यादातर पूरा पाषाण काल में मानव खुले आकाश के नीचे नदियों के किनारे या झील के पास रहता था। इससे उसे शिकार करने में आसानी हुई। अब हमें कैसे पता चला कि वो झील के पास रहता था या नदियों के पास? तो जितने भी पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं वो नदियों के आसपास ही मिले हैं। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल का मनुष्य क्या खाता था? देखिए उस टाइम खाने के लिए उसके पास दाल तो नहीं थी, रोटी नहीं थी, तो वो क्या खाता था? मांस ही खाता था। तो शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। इसके साथ साथ कंदमूल, कंद का मतलब होता है तना, जैसे तना होता है, गन्ने का तना होता है, इस तरह किसी चीज का तना, आलू है जैसे तना है, और मूल का मतलब जड़, कंद मूल फल, जड़ भी खाता था, तना भी खाता था और फल भी खाता था। जो उसे फल मिल जाता था वो उसका भोजन था। इसके साथ साथ वो शिकार पर ही डिपेंड था। शिकार से प्राप्त मांस ही उसका मुख्य भोजन था। कंदमूल तथा फल भी उसके भोजन में सम्मिलित थे। अच्छा, शुरू में वो खुले स्थान पर रहता था, नदियों के और तालाबों के किनारे। उसके बाद उसने देखा कि भाई यहाँ पर हमारी सुरक्षा नहीं हो रही है जंगली जानवरों से, या सर्दी आती है, गर्मी आती है, तो उसे महसूस होना शुरू हुआ, उसके दिमाग का डेवलपमेंट हुआ। तो उसके बाद उसने क्या काम किया? छोटी छोटी गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। जैसे कोई गुफा मिली, दो पहाड़ों के बीच में थोड़ी सी गैप मिला, तो वहां पर वो घुसना शुरू हो गया उसने, जिससे कि उसकी रक्षा भी हो जाए और उसे थोड़ा सा उसे शेल्टर भी मिल जाए। इसमें अगला प्रश्न हमारा यही है, कुछ समय पश्चात मानव ने कहां रहना प्रारंभ किया? तो थोड़े समय बाद मानव ने गुफाओं में रहना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि उसे तब तक घर बनाना नहीं आता था। घर बनाना नहीं आता था, लेकिन गुफाएं वहां पर थी, तो गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। शिकार की खोज में लगातार भी घूमता रहता था। जहां पर शिकार खत्म हो जाता था फिर वो दूसरी जगह चला जाता था, वहां पर नई नई गुफाएं देखता था और उसमें रहना उसने शुरू कर लिया। इसलिए स्थायी निवास उसका कोई नहीं था, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों के बीच की 2 जगह होती है उसके बीच में उसने रहना शुरू कर दिया। वहां पर उन्होंने गुफाएं टाइप जो होती हैं उनमें वो रहना शुरू कर दिया। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल के आखिरी दौर में उसके रहन सहन में क्या परिवर्तन हुआ? जैसे पूरा पाषाण काल चलता रहा, प्रारंभ में उसके रहना नहीं आता था, खुले आकाश में रहता था। उसके बाद धीरे धीरे उसके मस्तिष्क का विकास हुआ, उसने गुफाओं में रहना शुरू कर दिया। लेकिन जब आखिरी दौर आया तो उसने देखा, जैसे उसे पूरा पाषाण काल में उसे आग की जानकारी हो गई। जैसे उसने 2 पत्थरों को घिसते थे, वे पत्थर एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ तोड़ कर अपने हथियार बनाते थे। तो हथियार बनाते तो जैसे घिसते थे तो घिसने में चिंगारी उठती थी। अब एक बार चिंगारी उठी, 2 बार चिंगारी, उसने देखा कि किस तरह की चिंगारी है। एक बार ऐसा भी हुआ, नीचे पत्ते पड़े हुए थे और उसने जैसे चिंगारी उठी तो वो पत्तों में आग लग गई, तो उसे आग की खोज हो गई। तो पूरा आखिरी दौर में पूरा पाषाण काल के उसे आग की जानकारी प्राप्त हुई। ये पूरा पाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि उसे आग की जानकारी हो गई। इसके साथ साथ जब उसके साथी मर जाते थे तो शुरू में तो इस तरह ही पड़े रहते थे, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसमें बदबू पैदा हो रही है, गंध आ रही है, तो उसने उसे
थोड़ा सा मिट्टी के ऊपर दबाने की कोशिश की, तो उसने इस तरह का भी उसका विकास हो गया कि वो अपने मृतकों को, अपने साथियों को दफनाने उसने प्रारंभ कर दिए। साथ ही उसने अपने मृतकों को कब्र में दफनाना प्रारंभ कर दिया और इसके साथ साथ उसने चित्र बनाना भी सीख लिया। बहुत सारी गुफाओं में उसके बनाए हुए चित्र मिले हैं, जिसमें उसने गुफा में, देखिए आपको एक चित्र नजर आ रहा होगा, चित्र में वो पकड़ रहा है, जानवरों को शिकार कर रहा है, तो इस तरह के चित्र उसने दीवारों पर बनाने शुरू कर दिए, जैसे कि अलग अलग पुरापाषाण काल की गुफाओं में मिले हैं, तथा हड्डी के औजार भी बनाने उसने शुरू कर दिए। अगला प्रश्न हमारा यही है, पुरापाषाण काल की गुफाओं में किस प्रकार के चित्र मिले हैं? तो पुरापाषाण काल की गुफाओं में उनके बनाए हुए चित्र मिलते हैं जिनमें शिकार के दृश्य बनाए गए हैं। जो पुरापाषाण काल की गुफाएं मिली हैं उनमें शिकार के दृश्य, देखिए चित्र में आपको नजर आ रहा होगा, चित्र शिकार के नजर आ रहे हैं, उसमें शिकार के पीछे वो दौड़ रहा है और इस तरह के चित्र उसने दीवारों पर बनाना शुरू कर दिया। देखिए इसी तरह से उत्तर प्रदेश में एक स्थान है मिर्जापुर, वहां पर गुफाओं में भी बहुत कुछ जानकारी मिली है। तो यही प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मिली गुफाओं से क्या पता चलता है? तो तब उसने झुंड में रहना शुरू कर दिया था, यानी कई सारे इंसान इकट्ठे होकर एक जगह रहते थे। इस तरह की आकृतियां उन गुफाओं में मिली है कि, और इस तरह के कंकाल एक जगह मिले हैं कि वो झुंड में रहता था। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में मिली गुफाओं से पता चलता है कि मानव समूह या झुंड में रहते थे। तो हमारा पुरापाषाण काल है, इसे हमने पाषाण काल या आखेटक काल क्यों कहा? देखिए अगला प्रश्न यही है, पुरापाषाण काल को पाषाण काल या आखेटक काल क्यों कहते हैं? आदि मानव के पास न तो जंगली जानवरों जैसे पैने नखून थे, जैसे जंगली जानवरों के पैने नखून होते हैं इस तरह के उनके नखून नहीं थे, और ना ही उसके पास नकुले दांत थे, ना ही उसके पास जबड़े थे, और ना ही उसके पास सींग थे। ना पैने दांत नखून थे, ना दांत थे, ना सींग थे, तो फिर वो अपनी रक्षा कैसे करता? उसने क्या किया? उसकी सबसे बड़ी समस्या अपने से ज्यादा ताकतवर जंगली जानवरों से अपनी रक्षा करना और इनका शिकार करने की थी। इसके लिए उसने पत्थर के औजारों का निर्माण और प्रयोग शुरू किया, क्योंकि उसे पत्थर आसानी से प्राप्त हो जाते थे। इसलिए इस काल को पाषाण काल कहते हैं, और वो पत्थरों से ही अपना सारा काम करता था, शिकार करता था, तो उसको आखेटक अवस्थावीय काल कहा गया। अब देखते हैं कि पुरापाषाण काल में पत्थर के औजार कैसे थे। देखिए पुरापाषाण काल में वो पत्थर का यूज करता था, पत्थर के हथियार यूज करता था, लेकिन उस पर पत्थर के हथियारों को तराशना नहीं आता था अच्छी तरह से, लेकिन वो जिस तरह से भी बनाता था उनके हथियार बिल्कुल बेडोल से थे। इसी तरह का कोई पत्थर है उसको थोड़ा सा हाथ पकड़ने का बना दिया इस तरह से। इस युग के पत्थर आकृति में सुडोल नहीं थे और बेडोल और भोंडी आकृति वाले में हथियार थे। देखिए आपको चित्र में नजर आ रहे होंगे, इस तरह के हथियार पुरापाषाण काल में मिलते थे। ये हथियार आकृति में सुडोल भी नहीं है, बेडोल है और भोंडी आकृति के हैं, कोई इनका फिक्स साइज इनका नहीं है, तो इस तरह के औजार उसमें मिलते थे। लेकिन पुरापाषाण काल की सबसे महान उपलब्धि एक थी, वो थी आग की खोज। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है बहुत सी बार, प्रतियोगिता परीक्षा में ये प्रश्न आ जाता है, पुरापाषाण काल की सबसे महत्वपूर्ण खोज क्या थी? तो वो थी आग की खोज। पुरापाषाण काल की सबसे महान उपलब्धि आग की खोज थी। अगला प्रश्न है, पुरापाषाण काल में मानव ने आग जलाना कैसे सीखा? अब यह भी दिमाग में आता है, आग की खोज तो उसने की, लेकिन आग की खोज उसने कैसे सीखी? तो वो क्या करता था? पत्थर के हथियार बनाता था, एक पत्थर से दूसरे पत्थर को तोड़ता था। जिस तरह से तोड़ रहा था तो तोड़ते तोड़ते उसने पत्थर से पत्थर घिसा, तो जैसे घर्षण होता है, घर्षण की वजह से उसमें चिंगारी उठी। बहुत बार आप देखते भी हैं, दो पत्थरों को अगर आप रगड़े तो उनमें चिंगारी उठती है। तो एक बार चिंगारी उठी, दो बार चिंगारी उठी। एक बार क्या हुआ, वो पत्थर आपस में घिस रहा था तो नीचे पत्ते पड़े हुए थे, सूखे पत्ते, तो वो चिंगारी जैसे ही उठी तो वो चिंगारी नीचे पत्तों में लग गई और पत्तों में लगने पर आग जल गई। तो शुरू में उसे पता नहीं चला कि ये आग है, किस तरह से है, तो धीरे धीरे उसे पता चल गया कि इस तरह से करने से आग हो जाती है। तो औजार बनाने के लिए वे एक पत्थर पर दूसरे पत्थर से चोट मारते थे। एक पत्थर से दूसरा पत्थर टकराने पर चिंगारी निकलने वाली चिंगारी से उन्हें आग का ज्ञान हुआ। इससे वे सूखी पत्तियों, लकड़ी की टहनियों आदि को जलाने लगा। जब आग की खोज हो गई
तो आग की खोज होने पर उसके रहन सहन में बहुत परिवर्तन आया। अब क्या परिवर्तन आया, इसके लिए एक प्रश्न है, आग का ज्ञान होने पर उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया होगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है, क्योंकि थोड़ा अभी दिमाग लगाइए कि जब आग की खोज उसने कर ली पूरा पाषाण काल में, तो उसमें क्या फर्क पड़ा होगा आग की खोज होने पर, उसके क्या परिवर्तन उसके जीवन में आया होगा। आग की खोज होने पर उसने क्या क्या कर लिया होगा, क्या उसे फायदे हुए होंगे या नुकसान हुए होंगे। इस प्रश्न का उत्तर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम, अब हमारा पूरा पाषाण काल था, उसके बाद हम मध्य पाषाण काल को कोशिश करेंगे नव पाषाण काल में हम उसमें ही ले लें। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और इसके साथ साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको इंतजार करना होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल से संबंधित। इसके अतिरिक्त पहले पार्ट की मैंने दोनों वीडियो बना दी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर प्लेलिस्ट है जिसमें इतिहास के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।